आपकी 3 बेसिक हेल्थ है ना, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं दूसरों की प्रेजेंस इन माय लाइफ को डिटर्मिन करती हूँ मेरी मेंटल एंड इमोशनल सैनिटी के ऊपर। मैं क्यों अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के मूड पे डिपेंड करवाऊंगी? लोगों को पता होता है कि उनको जरूरत है थेरेपी की, या वो वैसे ही आते हैं किसी के रेफर करने पर? अभी तो ये है कि इरम, अभी तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो कॉमन मुझे लगता है ना, वो है आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बहुत इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देना शुरू हो गए हैं। हमारे पास बच्चे इस तरह के आते हैं जिनको लिटरली पेरेंट्स उनके एग्जाम से पहले लेकर आते हैं। मेरे बच्चे को एग्जाम स्ट्रेस होता है। दिमागों में एज पेरेंट्स होता है ना कि इनकलकेट किया जाता है कि माएँ बच्चों के साथ बॉन्डेड नहीं है तो अच्छी माएँ नहीं है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू चाय चैट विद इरम रहमान। आज हमारे साथ हैं महानूर सईद खान, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। पहले मैं ये बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट बातों वाला डॉक्टर होता है, गोली वाला डॉक्टर नहीं होता, वो साइकियाट्रिस्ट होता है। यानी कि अगर आपने टॉकिंग थेरेपी लेनी है, मतलब कि आप इन पर्सन सेशन ले सकते हैं, आप इनके पास ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं। शी इज़ डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड वी हैव सो मच टू डिस्कस, टू टॉक अबाउट। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। उससे पहले कि मैं अपने सवाल शुरू करूँ उससे पहले मैं ये कह दूं कि अगर आपने ये चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। अगर आप मुझे सुनते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपने सवाल भेजिएगा ताकि हम जो आपके सवाल हैं उनके जवाब दे सकें। महानूर के सोशल्स हम टैग कर देंगे, जो इनको फॉलो करना चाहें, उनसे सेशंस देना चाहें तो ज़रूर आप लोग लीजिएगा। बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट का बताएं, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट कि हम आपको बुलाएं भी दें, मिलवा भी दें, आप लोगों के सवालों के जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब भी पूछ लें। सो अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम काफ़ी बातें कर चुके हैं जब तक हमारा सेटअप लग रहा था उस दौरान ही, और शी इज़ अ लवली पर्सन और मुझे बड़ा मज़ा आया इनसे बातें करने का। शुरू करते हैं जी। तो मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने साइकोलॉजी में, और आप अभी सेशंस लेती हैं, राइट? यस, ऑनलाइन भी लेते हैं और इन पर्सन भी लेते हैं। आप बताएं जी, आप कहाँ कहाँ सेशंस लेती हैं? सोच क्लिनिक्स के नाम से है क्लिनिक। वो अच्छा। एक उसका मीडिया टाउन में है और एक उसका G8 मरकज में है। अच्छा। उसका इंस्टाग्राम पे भी है, मेरे पेज के थ्रू भी आप उसको रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो महानूर जैसे कि वैसे तो हम काफ़ी इस बारे में बात करते रहते हैं, बट ज़रा हम जो इस पेशे की माहिर है उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस कंप्लेन से ज़्यादातर, जिस तरह स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, यू नो, किस उससे लोग ज़्यादातर आपके पास आते हैं? और लोगों को पता होता है कि उनको ज़रूरत है थेरेपी की, या वो वैसे ही आते हैं किसी के रेफर करने पर? अभी तो ये है कि इरम, अभी तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो कॉमन मुझे लगता है ना, वो है आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। और जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं जिनकी वजह से वो होता है, वो बहुत ही बेसिक रीजंस हैं। लेकिन वो रीजंस हैं जिनको हम अटेंशन देना नहीं चाहते, बिकॉज देर सो बेसिक, देर सो डे टू डे रीजंस बनते हैं वो हमारे लिए कि हम लोग उनको इतनी तवज्जो देते ही नहीं है। और वही बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, जबकि जो जितना बढ़ते जाते हैं, नर्चर होते जाते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, एंड देन इवेंचुअली इट बिकम्स अ फुल ब्लोन सिम्टम दैट यू फील इन योर लाइफ। अब दूसरा उससे रिगार्डिंग ये कि लोगों को ये चीज़ें बहुत हद तक पता होती हैं, लेकिन ये भी है कि कुछ लोगों को डिनाइल में रहने का भी एक वो होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना, तो ये पता नहीं का क्या? अच्छा, एक तो मुझे ये बहुत बड़ी कंप्लेन खुद है लोगों से कि आप लोगों के लिए हम जो थेरेपिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक लास्ट रिजॉर्ट क्यों है? लोग हमारे पास सब जगहों से हो के सब कुछ कर करा के, अगर किसी को दम करवाना है, दरूद करवाना है, किसी को जिन है, किसी को मेडिकल डॉक्टर्स के पास भी चले, मेडिकल डॉक्टर्स के पास भी आप चले जाओगे, लेकिन आप हमारे पास तब आएंगे कि अच्छा हम सब जगहों से होकर आ चुके हैं, अब आप हमें बताएं कि ये चीज़ है या नहीं है। तो वो बेसिकली आपको, जो मैं बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल में जो मैं अब लोगों को बताती भी हूँ, कहूँगी कि अगर आपको अपनी एग्जैक्टली, और वो हमारे पास तब आते हैं जब चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी होती हैं, एंड इट टेक्स क्वाइट अ टाइम फॉर द अदर पर्सन टू मैनेज इट ऑन देयर ओन। आपको जब भी कभी अपनी लाइफ में कोई स्लाइटेस्ट डिस्कम्फर्ट भी लगे, अब वो बात है कि साइकोलॉजी सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं रह गई कि आपके लिए सिर्फ एक प्रॉपर डिसऑर्डर होना ही साइकियाट्री में आपको बहुत बड़ा ट्रॉमा है, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक, आप उसकी मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं। अब आपके लिए ये है कि अगर आप स्लाइटेस्ट डिस्कम्फर्ट में भी हो, आपके लिए कोई रफ पैचेस चल रहे हैं, आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही, मुसलसल परेशान है, बेचैन, रिअकरेंस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, आपको खुद से क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप उसके लिए भी हमें कंसल्ट कर सकते हो। It's only about having another perspective about things, in the simplest of the terms. अब ये है कि बहुत माशाल्लाह, अब तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बहुत इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देना शुरू हो गए हैं। हमारे पास बच्चे इस तरह के आते हैं जिनको लिटरली पेरेंट्स उनके एग्जाम से पहले लेकर आते हैं कि मेरे बच्चे को एग्जाम स्ट्रेस होता है,
आप उनको कंसल्ट करें। एग्जैक्टली तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अब इस चीज को ना इतनी एटलीस्ट अवेयरनेस है कि लोग इसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि वाकई बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम बहुत हद तक कहते हैं ना बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है, पढ़ना नहीं मुझे स्ट्रेस से याद आ रहा है कि मुझे खुद बहुत एग्जाम्स का स्ट्रेस होता था कि ग्रेड्स मेंटेन करने हैं या हाई अचीवर होना है तो मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, वो सारी चीजें, और कोई पता ही नहीं चलता था किसी को कि अच्छा एग्जाम का स्ट्रेस है तो है कोई मतलब है तो है कि मैनेज कर लो खुद ही। नहीं अच्छा पता है ये हमारे मेरे साथ खुद होता था कि मुझे अगर कभी पढ़ाई नहीं हो रही है और मुझे बहुत स्ट्रेस होता था तो मुझे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है मैं अक्सर रोना शुरू हो जाती थी। मतलब वो मुझे इतना ओवरवेलमिंग लगता था ना कि मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं यार मेरा तो रोज का था कि मतलब हर एग्जाम से पहले आखिरी दिन में आई वुड लिटरली टेल माय मॉम, और मुझे जो सबसे पहला जो आता था ना वो मुझे सारे कहा जाता था कि तुम ना, अच्छा मुझे टीचर्स भी ये कहते होते थे, मेरी अम्मा को इतनी कंप्लेन रहती थी, वो मुझे कहती थी कि टीचर्स हमेशा कहती है शी इज सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज सच अ ब्राइट स्टूडेंट, ये केयरलेस है, ये इररिस्पॉन्सिबल। और अम्मा कहती थी मैं नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट मेरे से नहीं हो रहा, मतलब मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम है, मैं फील कर रही हूँ कि आई एम नॉट ओके स्टडीइंग दिस, आई एम नॉट ओके इन दिस एग्जाम, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। एटलीस्ट तुम्हें अपने फीलिंग्स का वो तो था ना। लेकिन ये बात है कि उस टाइम पे उनको केटर नहीं किया जाता था, ऑफ कोर्स नहीं किया जाता था, इतना आपके पास अवेयरनेस नहीं थी, लोग इतनी बात नहीं करते थे। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा रफ डिस्कशन की कि अच्छा क्या सिम्टम्स होते हैं, कब आप जा सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प के लिए। दूसरा ये कि अभी थोड़ी सी चीज़ें हमने निकाली भी थी कि हम जिन पर बात करेंगे। पहली चीज़ थी जनरेशनल गैप, तो उसके बारे में आप बताएं कि क्या कहना चाहती हैं। जनरेशनल गैप तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा मसला है और एक ऐसी चीज़ है जो कि जेन्युइनली बहुत डिटेल में डिस्कस होनी भी चाहिए। जनरेशनल गैप खैर अब हर तरह से है ना, आप सिर्फ ये नहीं है कि माँ और बच्चे के दरमियान में अभी रह गया। जनरेशनल गैप हमारा अपने पेरेंट्स के साथ, हमारा अपने बड़ों के साथ, हमारा अपने बच्चों के साथ, अच्छा मैंने ये भी देखा है कि आपके दोस्तों के दरमियान में भी ये चीज़ आती है। हम अगर उसको बहुत स्पेसिफाई करें, आपका जनरेशनल गैप क्या है बेसिकली, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना, कि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, मेरे बट हमें आता नहीं है ना, हमें उनको अटेंड करना नहीं आता, हमें लड़ाई करे बगैर वो पीसफुली करना नहीं आता कि अगर लड़ाई से भी ज्यादा ना ये नहीं आता हमें। मुझे लगता है कि लड़ाई से भी ज्यादा जो हमें नहीं आता ना वो दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्टेंस देना। आप अगर मुझे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो ना, या शायद मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, आपका डिफरेंट है, आप मुझे बताओगे मैं फौरन डिफेंसिव हो जाऊंगी कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। ये बचपन ये कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है। मुझे लगता है कि जो गेटिंग डिफेंसिव ये बड़ा कॉमन है हमारी जनरेशन में। मैंने बड़ा आराम से देखा है कि किसी को भी आप अच्छी नीयत से भी कुछ कह रहे ना तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाएंगे। ये मैं भी हो जाती हूँ, वो फौरन हो जाएंगे। अच्छा पता है ये ज्यादा कुछ कहा जाए, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली अगर आपको लगता है ना कि आपके अंदर कोई किसी चीज को लेके कोई इनसिक्योरिटी है, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो अपने किसी चीज को लेके, आप अगले बंदे को वो पावर नहीं देना चाहोगे कि वो आपके ओपिनियन को डिसएग्री करे, आप फौरन एक प्रोटेक्शन लेकर आओगे। ये बड़ी गहरी बात करी है महानूर ने वैसे है। हाँ मतलब थोड़ा सा इस पे सोचना बनता है, सोचना फ्लो में किए, लेकिन वाओ है, क्योंकि हम ज्यादातर तभी डिफेंसिव होंगे ना जब मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई खालीपन है, कोई खोखलापन है। और मुझे अगर अगला बंदा कहीं बात कर रहा है, मैं इस डर में रहूंगी कि कहीं ये वो चीज पिक ना कर ले, और मैं आगे अपनी शील्ड रख लूंगी। तो वो शील्ड बेसिकली हमारा जनरेशनल गैप है ना। हम अपने पेरेंट्स को, आप देखो हमारे पेरेंट्स हमें किसी बात में कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे है, तो कहेंगे तो तुम रहने दो, हमें मत सिखाओ। उनको पता है कि वो गलत है, ये चीज है ना। और बच्चे और लाइक मी एज अ चाइल्ड, या मैं अभी भी अगर कुछ कह रही हूँ और वो आगे से कहेंगे ना कि अब बस ठीक है हम जैसे कर रहे हैं वैसे, तो मुझे होता है कि ये क्यों नहीं सुनते बात, बट अंदर से उनको पता होता है, उनको पता है, बट वो पता है एज पेरेंट्स वो ये चाहते नहीं है कि उनके बच्चे उनको ये कहें कि यार आप हमारे हिसाब से चल के देख लो। और ये मैं अभी रिसेंटली अपने बच्चे के साथ देख रही थी कि मेरे बड़े वाले बेटे ने, मुझे पता नहीं क्या बात, मैंने उसको क्या कहा, वो किचन में आके मुझे बार बार तंग कर रहा था किसी बात पे, तो मैंने उसको कही, मैंने कहा इब्राहिम प्लीज कब बाहर चले जाओ, इससे पहले मैं आपको थप्पड़ एक लगा दूं। मैंने उसको इस तरह बोला ना, तो वो इधर ही खड़ा हो गया मेरे आगे, मामा यू कांट टॉक लाइक दिस। दिस इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। पता है कि व्हेन यू क्रॉस द लाइन ना, बच्चे खुद ही आपको कहते हैं बच्चे खुद ही कहते हैं you cannot used to taking आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हैं। हाँ तो मेरे वाला तो बड़ा ना वो, मेरी वाली तो ये हो जाती है सॉरी बोलो, मैं तो जाऊंगी नहीं जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी। तो मेरे वाला तो मुझे बाकी कहते हैं कि आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं,
आपने मुझे ऐसे डांटा क्यों है, और वो फौरन अगर उसको लग रहा है कि अच्छा मामा इज नॉट बीइंग मामा जो वो नॉर्मली होती है, तो वो फौरन ही ना हाथ बंद करके नाराज होकर खड़ा हो जाएगा कि वो मेरी तरफ देखता रहेगा कि अच्छा अब ये इसको नोटिस करेगी कि मैं डिफरेंस मैंने शो किया या मैंने एक चेंज शो किया अपने बिहेवियर में, एंड आई डू पिक ऑन दैट कि अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अभी मामा को ये काम करने दे दो, फिर मैं करूँगी। Of course उसमें भी I do lose my temper. As a human being, of course I do. अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि अगर कोई थेरेपिस्ट है या थेरेपी पढ़ रहा है तो अब तो उसके पास कोई मैजिकल पावर्स हैं कि वो तो हम तो बिल्कुल अपने बच्चों को चीखते ही नहीं और डांटते ही नहीं। अच्छा, बच्चों के अलावा भी कि आपकी जिंदगी में कोई मसले नहीं है, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो होंगे नहीं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योंकि आप थेरेपिस्ट बन गए। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये होता है कि ऑफ कोर्स आप मैनेज करना सीख जाते हो और ज्यादा नहीं। तो खैर कमिंग बैक टू जनरेशनल गैप में भी मुझे लगता है इरम कि अभी जो बहुत कॉमन जो मैं देखती हूँ और जो मुझे लगता है कि वो एड्रेस होनी भी चाहिए प्रॉब्लम्स, वो आजकल की जनरेशन का है। हम फिर भी चलो अब थोड़ी अगली जनरेशन में आगे, जो हमारे बाद की जनरेशन है ना, उसमें और उनके पेरेंट्स में एक गैप है। और वो किस तरह का गैप है? अच्छा ये भी देखो आपकी जनरेशन टू जनरेशन में जनरेशनल गैप भी डिफरेंट है। उसकी डेफिनेशन ऑफ जनरेशनल गैप डिफरेंट हो गई है। ये पता है, मुझे डर भी लगता है कि ये जो अभी वाली जनरेशन का अपने पेरेंट्स के साथ गैप है ना, वो देख के मुझे थोड़ा डर भी लगता है। मतलब दिस इज आई थिंक माय बिगेस्ट फेयर कि मेरा अगर अपने बच्चों के साथ वो बॉन्ड लूज हो गया या वो कनेक्शन नहीं हुआ तो यू नो व्हाट एम आई गोना डू, यू नो बच्चे दूर हो जाएंगे। जैसे जो हमारे दिमागों में एज पेरेंट्स होता है ना कि इनकलकेट किया जाता है कि माएँ बच्चों के साथ बॉन्डेड नहीं है तो अच्छी माएँ नहीं है, यू नो ये चीज बहुत ज्यादा आपको ये किए जाते हैं ना। तो अब देखो हमारे और हमारे पेरेंट्स के दरमियान में भी जनरेशनल गैप है, आजकल के बच्चों के दरमियान में और उनके पेरेंट्स के दरमियान में भी जनरेशनल गैप है। फर्क कहाँ है कि हमारे माँ बाप जब हमें किसी चीज से रोकते थे ना, हम डिसएग्री भी करते थे, हम मान जाते थे, हम हो जाते थे। आजकल के बच्चे इतने हाईली ओपिनियनेटेड हो गए ना कि वो अपने माँ बाप को कॉल आउट कर देते हैं कि यू नो हाउ डेयर यू। ये जो हाउ डेयर यू वाली जो लाइन आ गई है ना, ये लाइन खतरनाक है, ये प्रॉब्लमैटिक है। मतलब अभी भी हम तुम्हारा आई थिंक हम बात कर रहे थे बिफोर रिकॉर्डिंग आल्सो कि यू वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड आई वाज डिस्कसिंग समथिंग अबाउट माय पेरेंट्स, बट उसमें यही था कि हम दोनों ने ये बात की कि माय मॉम इज माय सेफ स्पेस, ठीक है। तो अगर हमारी कुछ भी है लाइक दोस्ती है या नहीं है, लड़ाई है, कुछ भी कोई मसला है तो वी यूज्ड टू गो टू आवर पेरेंट्स, हम जाते थे पास जाने एग्जैक्टली यू नो डिस्कस करना है कि अच्छा अम्मी अब ये हो गया या ये हो गया। तो मुझे लगता है कि वो चीज नहीं है एंड वो नहीं है। और पता है मेरे पास जो लॉट है वो 16, 17, 18, 19, 20 इधर से लेकर 40, 45 तक के लोग भी हैं मेरे पास। मेरे पास शायद वो एक्सपीरियंस अब थोड़ा मतलब वो डिफरेंट हो गया, वैरायटी हो गई है कि मैं देखूं। अब जो एक 26, 27 ईयर्स ओल्ड वाला अगर अपने पेरेंट्स के कोई कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है ना, उसके कंप्लेंट्स लिटरली बहुत डिफरेंट है। अगर एक 16, 17 वाला लेकर आ रहा है ना, उसके कंप्लेंट्स बहुत डिफरेंट है, उसके कंसर्न्स भी बहुत डिफरेंट है। 26, 27 वाला ये एट द एंड ऑफ द डे जाके अपनी माँ के पास बैठेगा। हमारे 16, 17 वाला जो है ना, वो अपनी माँ के इतने अगेंस्ट हो गया है कि और उसने ना अपनी अम्मा को लेबल करना शुरू कर दिया, व्हिच इज एक्चुअली नॉट ये जो मतलब ये मैं देख रही थी कि आई वाज लिसनिंग टू एन इस्लामिक लेक्चर, उसमें वो यही बोल रहे थे कि हमारे अगर सीरा उठा के पढ़ें तो इस तरह पहले नहीं होता था कि माय फादर वाज अ नार्सिसिस्ट या माय मदर इज अ दिस, और आजकल की जनरेशन में ये आ गया है कि वो एक तो पढ़ते ऑब्वियसली इतनी वीडियोस इतना अवेयरनेस है कि ओ मेरे साथ तो इस किस्म का अब्यूज हो रहा है, मेरे साथ तो इस किस्म का अब्यूज हो रहा है, उनको बहुत पता है। 16, 17 इयर्स ओल्ड कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी narcissistic abuse हो गया। I am this 17 years old coming to me and telling me I'm going through MDD. I was like, अच्छा, what is MDD? And he's like, major depressive disorder. I'm like, okay, what are the symptoms? रटाए symptoms आगे वो बच्चा मुझे बता रहा है। मैंने कहा बच्चे अगर आपको genuinely depression खुदा न खास्ता आप बैठ के पढ़ के आ नहीं पाते तो आप इस कंडीशन में नहीं होगे जिस कंडीशन में। एंड देयर मतलब गूगल पे जिंदगी गुजारे, गूगल अच्छी बात है लेकिन हर चीज में जाके आप उस पे से, और लोगों ने ऑल्टरनेट बना लिया थेरेपी का हर चीज का कि हम खुद ही पढ़ लेंगे, हमें पता है कि ये कैसे है, बट वो है ना देयर इज समथिंग जो एक बंदा पढ़ के आया है। तो ये महानूर एक तो आप मुझे बताएं कि इसकी क्या वजह है कि ये इतने अगेंस्ट हैं अपने पेरेंट्स के और इस तरह की ये जो गैप का वो है, और कैसे हम इसको वो कर सकते हैं? इसमें मुझे लगता है कि बहुत हद तक ना आपके ऊपर भी एज अ पेरेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I have seen my mom working throughout my life. My mom is still she's a lecturer in Lawrence College, mashallah. She's a professor. My mom is still a working mom. She has her own life. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा इस तरह बनाई है। हम बच्चों के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है। हमने अपनी माँ को कभी नहीं देखा कि हमारी माँ हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी।
literally. My mom had all the things to do. My mom had to take care of, like, we used to live in a joint family managing her priorities. उन्होंने स्कूल किया, उन्होंने बच्चे पढ़ाए, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने घर मैनेज किया. Everywhere my mom was the right first person there, क्योंकि वो उनको हमेशा से तैयार होने का शौक था. तो मेरी अम्मा अभी भी उसी तरह की है. मुझे मिलवा दो. We need some tips from her. Maybe we should have her also in the next segment. You know, she takes care of it all. Oh, she does, and I adore her for this. कि अम्मा जिस तरीके से सारी चीजें मैनेज करती हैं ना, मैं literally मैं उस टाइम पे 1% भी नहीं कर सकते. हाँ, मैं literally उस टाइम पे बड़ी कभी-कभी irritate होती थी, to be honest. मैं बताऊँ, there was my fair share of things as well, जहाँ पे मैं अपनी अम्मा के साथ बहुत disagree करती थी. Later on in life, now that I'm a mom, I have kids, I am working, I have to manage the house as well. समझते हैं. अब मैं understand करती हूँ, my mom had so much to do, and there were times when my mom could not understand herself. हम उनको मज़ीद बुरा feel करवाते थे, you know, कि आप हमारे साथ ऐसे बात करेंगे, you're not there for us, आप हमें समझती नहीं हैं, आप ये नहीं करती. बहुत ज़्यादा हम करते थे ना. I think ये देसी बच्चों का जो है ना, मुझे लगता है कि और वो कुछ नहीं कर सकते, कि मुझे लगता है कि हमें वो खैर बाद में सेफ स्पेसेस बन जाती हैं माएँ, लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो आई थिंक गिल्ट ट्रैपिंग इज द ओनली वे कि हम माँ बाप को चुप करा सकते हैं. उसमें फिर देखो ये भी था इरम कि मेरी अम्मा जहाँ स्कूल भी जा रही थी, पढ़ भी रही थी, हमें भी पढ़ा रही थी, बच्चे देखती थी, सब कुछ करी थी. माय अम्मा वाज ऑलवेज देयर. हम नैनीज पे नहीं थे, हम मेड्स पे नहीं थे, हम थे अपनी अम्मा के पास, राइट. ठीक है, देयर वर टाइम्स जब हमारे लिए अम्मा कहीं स्कूल है, नहीं हो सकती थी कुछ भी, बट वो अंडरस्टैंडिंग बन जाता है ना. बच्चा खुद ऑटोमेटिकली बड़ा एडजस्ट कर देता है अपने माँ बाप के रूटीन के साथ. अभी हम ये बात कर रहे थे कि वी बोथ आर वर्किंग, और हमारा वही बात है कि लाइक आई डोंट हैव हेल्प, लेकिन ये कि माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े भी हैं. बट दिस वाज वन रीज़न कि मैंने हेल्प निकाली थी जब मेरी बेटी वाज अराउंड 2 years. उसके बाद मैंने कहा कि अब इतना थोड़ा सा हैंड्स ऑफ हो गई है तो मैं नहीं रखूँगी. One reason was कि when I saw them going to her with their you know tiny issues कि अच्छा अब ये हो गया, तो वो मेरे लिए काफ़ी वो वाला पॉइंट था कि अगर ये अब मेरे पास छोटे मसले लेकर नहीं आ रहे तो फिर ये कल कैसे आएंगे मेरे पास. हाँ. और हालांकि मैंने कभी हेल्प को या मेरे अपने बच्चों को नहीं कहा कि मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे पास नहीं आना. वो वैसे ही ऑटो पे चला जाता है ना कि वो हेल्पर लेके जा रही है, अच्छा बाजी टीवी देख रही हैं या बाजी ये कर रही हैं. तो ये बड़ी मतलब वही बात है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बगैर हेल्पर्स के हुआ ना. लेकिन अभी ये है, और फिर कहीं ना कहीं आपको पता होता है ना, इन द बैक ऑफ योर माइंड दैट योर मॉम इज देयर, योर पेरेंट्स आर देयर, राइट, अवेलेबल. अब क्या है कि आपके लिए मेड्स हैं. ऑफ कोर्स आई डू हैव अ मेड. माय रूटीन इज वेरी टफ. तो बखैर आपका बच्चा अच्छा भी छोटा है. माय मदर इन लॉ अल्हम्दुलिल्लाह शी टेक्स केयर ऑफ माय किड्स माशाल्लाह. वो उस सेंस में मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे घर में. लेकिन और फिर वही बात है कि वो खुद एक ऐसी एज में कि मैं बिल्कुल अपने बच्चे उन पे नहीं डाल सकती. शी हैज हर ओन थिंग्स गोइंग ऑन, उनकी अपनी तबीयत का भी थोड़ा सा वो रहता है. बट द फैक्ट कि मेरे मेट्स के ऊपर भी एक मदर फिगर है उनको देखने के बिल्कुल लिए, ये बहुत बड़ा एक यू नो एक ये बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन होती है कि मेरे बच्चे कंप्लीटली घर पे नहीं है, घर पे हैं, उनको देखने वाली उनकी दादी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाली हैं. तो वो नैनीज भी, और वो भी इस तरह की हैं दादी, और ये वो इधर उधर नहीं होने देती. और ये उनको भी वो होता है कि somebody is around, ये उनके दिमाग में उनको भी ये चीज होती है. तो यू नो मैं उस सेंस मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये एक बहुत, अगर वाकई मेरी सास ना होती या अगर मैं उनके साथ ना रह रही होती या फिर वो मुझे वो सपोर्ट ना मिल रही होती तो मेरे लिए शायद इतना वर्किंग होना मुश्किल था. मैं नहीं कर सकती थी, जो कि सच्ची बात है, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है. मेरे बच्चे छोटे हैं. सो यू आर सेइंग कि बीइंग अवेलेबल, कि अपने बच्चों के इश्यूज आपको पता हो कि क्या डेफिनेटली. अब मेरे लिए ये होता है कि मेरे लिए अब ये है कि मैंने अपने बच्चों के बाद अपने टाइम बहुत स्पेसिफिक किया हुआ है, डे स्पेसिफिक किए हुए. हाँ ये कि आजकल मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है काम, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अहमद माय हस्बैंड हम लोग बड़ा उसको म्यूचुअली लेकर चलते हैं. और लिटरली अहमद को मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा मैंने एक ही चीज़ नोटिस की है कि ये नेचुरल है कि बेटा अपनी माँ के ज़्यादा करीब होता है इमोशनली, लेकिन बाप का अपने बेटे की लाइफ में जो एक इम्पोर्टेंस है और प्रेजेंस है ना, वो कोई और नहीं चेंज कर सकता. और मुझे लगता है कि ये एक जनरेशनल गैप भी मैंने बहुत नोटिस किया है, जहाँ पे जो फादर्स हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को ना ये सोचते हुए कि मेरा बेटा है, इसको मैंने ज्यादा अगर अटेंशन दे दी तो ये बिगड़ ना जाए, मैं इसको एक बड़ा यू नो एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनाना चाहता हूँ. उसमें उन्होंने अपनी इमोशनल अफेक्शन जो है ना वो कम कर दिया. एक वो रखा कि डर रहे, रोब रहे. उससे क्या हुआ, आपका बच्चा आपसे डिस्टेंट होता वो एक ऐसे लेवल पे चला गया जहाँ पे वो ठीक है आप उसके यूर फादर टू हिम, बट आपकी वो बॉन्डिंग नहीं है. वो बच्चा आपके पास नहीं आ रहा अपने हर प्रॉब्लम्स लेके. वो बच्चा अपनी माँ को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बता सकता एक सर्टेन एज के बाद जाके, बिकॉज ऑफ द बैरियर एज वेल. हम जितना मर्जी भी कह लें,
अब अगर आप भी उधर नहीं है, उस बच्चे को अगर ये नहीं पता कि अच्छा यार मैं अपने बाप के साथ ये बात नहीं कर सकता, आई हैव टू कीप माई डिस्टेंस, बच्चा कहाँ जाएगा? बिल्कुल दोस्तों में जाएगा ना। दोस्तों से उसको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे। वो बच्चे अपने बच्चा एक बच्चे को क्या ही समझाएगा? हाँ, वो उसका भी तो वही दिमाग है जो उसका दिमाग है। फिर वो एक्सपोजर से आप खुद आपका क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, आप एक चीज से दूसरे में, दूसरे से और क्यूरियोसिटी का भी ये है कि अगर आप लोगों को कुछ सवाल अनकंफर्टेबल करते हैं तो आप सही लफ्ज ढूंढें और वो बातें अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली। मेरा बेटा माशाल्लाह अब 7 साल का है और वो क्यूरियोसिटी वाली एज उसकी स्टार्ट हो गई है कि वो कहीं से कुछ भी सुनकर आएगा, कहीं कुछ देख लिया, कुछ हो गया। स्क्रीन टाइम तो हम सुपरवाइज कर लेते हैं ना, पूरी दुनिया में तो हम कैमरा लगा के बच्चों को नहीं भेज सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी वर ट्रैवलिंग अभी रिसेंटली, तो आप दुनिया में कौन क्या पहन रहा है हमारा उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। अब बजाय ये हमारे साथ होता था कि मेरे साथ तो नहीं बट लाइक मेरी जनरेशन में मैंने देखा है लोगों को कि कोई बच्चा कोई सवाल लेके आया तो फिर ये बात नहीं करनी है, गंदी बात है ये। फिर वो कहाँ जाएगा? वो बात कहीं और से वो जवाब निकालेगा, लेकिन वो निकालेगा क्योंकि वो बच्चा है और वो क्यूरियस है और इसीलिए बच्चे की लर्निंग यूं स्पीड में होती है क्योंकि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वो हमारी तरह नहीं होते हैं कि कल दूसरा ये भी है ना कि आप एक बच्चे को जिस चीज से मना करोगे ना, बच्चा वहां ज्यादा कॉन्शियस होगा। जहां अपने बच्चे को वहीं देन एंड देयर केटर कर लिया ना, बच्चा वहीं पे रुक जाएगा। जब अगर आपको नहीं आ रहा आप उस टाइम बोल दें कि भाई मैं बाद में आपको बता दूंगी या मैं चेक करके बता दूंगी। दिस इंसिडेंट हैपेंड विद मी। माय किड ऑफ कोर्स वो बड़ा ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू नो, ही वाज लाइक, यू नो, दिस cleavage part, like his chest part, he was, what is this? I was like, nothing, you have hands, right? देखो आपके body organs हैं, you have hands, you have feet, you have hair, you have eyes. इसी तरीके से गर्ल्स के भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉयज के भी ऑर्गन्स होते हैं। I didn't go in the detail, but I could not tell my son exactly. age appropriate, बस उसके लिए भी इतना ही था कि it's a body organ. बिल्कुल। मुझे उसको इतना एक्सट्रीम पे लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे उसको ये कहने की जरूरत है शर्म करो या हाँ कि लाइक एक तो उसको समझ ही नहीं है, उसके बाद आपने उसके साथ शेम अटैच कर दिया। अभी अटैच कर देना, आप उसको खुद बता रहे हो कि अच्छा ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है, बच्चा करेगा, गो फाइंड आउट अबाउट इट, या गो फाइंड आउट अबाउट इट, एंड व्हेन इट्स नॉट नीडेड टॉक अबाउट इट, और सबके सामने पूछो, सबके सामने। बच्चे यही करते हैं ना कि फिर जब कुछ और नहीं है तो अच्छा इस पे ना मैंने फिल्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कि यू नो यू कैन फिल्टर इट, कि लाइक पेरेंट्स के साथ कोई फिल्टर नहीं होता। जब वो सवाल पूछ रहा होता है ना तो मैं कहती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके या ये किसी के बारे में आपने बात करनी है तो पेरेंट्स के साथ आपका कोई फिल्टर नहीं, हमसे आप हर बात कर सकते हैं। कोई मामा से पापा से कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का है, आप आए आप उनसे पूछ लें। लेकिन ये कि जब लोग बैठे हैं तो आपने थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं या जो आपका वो है। तो ये है कि हाँ अगेन थोड़ा सा मुश्किल होता है, यू नो, आपके बच्चे अभी माशाल्लाह उस एज में जहाँ वो अब ये समझना शुरू, माय किड इज 3 years old, अभी वो एज में नहीं है, अब वो एज में है कि वो कुछ भी करेगा, मतलब वो लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, उसके फिल्टर्स नहीं है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये समझ क्यों नहीं रहा, वो बच्चा नहीं समझ सकता। वो बच्चा उस एज में नहीं है कि मैं उसको बताऊँ कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, मेरा उसको टाइमली करेक्ट करना, वो मॉरल सेंटर्स ही नहीं बनते ना बच्चे के, उसके अभी पास। अब ये एक और चीज जो आ जाती है ना, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स फिर आपको एक मॉम गिल्ट देते हैं, एक शेम गिल्ट करते हैं कि तुम्हारा बच्चा हो देखो ये कैसे बात कर रहा है। 3 साल का बच्चा, मैं उसको क्या बताऊंगी, मैंने उसको क्या एक्सप्लेन करना है भाई कि आप ये मत करो, आप ये। और आप एक बच्चे को देखो, आप अक्सर वो करोगे ना कि आप कहीं जाओ तो आपका बच्चा सलाम क्यों नहीं कर रहा, आपका बच्चा हाथ क्यों नहीं मिला रहा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला था कि मेरा बेटा, और मैं पता है अल्लाह माफ करे कोविड में मैं ये शुक्र करती थी कि कहीं जा रहे तो उसको सलाम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना इस चीज पर हम गाँव जाते थे, आई बिलोंग टू अ गाँव, यहीं करीब 2 घंटे की ड्राइव है, हम जाते थे तो मुझे इतनी शर्म आती थी जाने से पहले ही मेरी ना वो एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती थी कि अब सब यही बोलेंगे कि ये इसका जाकर सलाम ही नहीं करता, सलाम ही नहीं करता, किसी को मिलता ही नहीं। और मैं इतनी परेशान होती थी कि यार मैं किस तरह इतने से बच्चे को 2-3 साल के बच्चे को सलाम करवाऊं। और मेरी जो पॉडकास्ट थी ना, जाके मैंने उस पे ये सारा निकाला था जो प्रो पाकिस्तानी वालों के साथ थी कि 2 साल के बच्चे को क्या गिल्ट ट्रैप कर रहे हैं कि सलाम नहीं करें। एग्जैक्टली। अच्छा my dad does this sometimes with my kid, वो कॉल करते हैं तो वो उसको कहेंगे, पता है बड़ा ऑफेंड हो जाता है कि ये मुझे सलाम नहीं कर रहा, तो सलाम क्यों नहीं कर रहा। तो मैं बाबू कहती हूँ क्यों बार-बार उसको कहते हैं बाप, मैंने कहा लेट हिम बी। अब वो ये है कि जब बाबा नहीं करते ना तो मैं जब करती हूँ ना कि अस्सलाम वालेकुम, तो वो पीछे से बोल देता है वालेकुम, उसकी एक आ जाती है आवाज के बीच में से वो कर रहा होता है। मैंने देखा कि इब्राहिम के साथ भी मैंने उसको बहुत ज्यादा ना, आई हैव स्टॉप्ड बीइंग वेरी पर्टिकुलर विद हिम। आई वाज टू बी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर तक भी मैं बहुत थी। मैं उस बच्चे को एक ऐसे ग्रो करी थी जैसे वो बच्चा एक अच्छा खासा मैच्योर लड़का है, उसको ये आना चाहिए। आई थिंक हमारे दिमाग में होता है कि मैंने तो ऐसा बच्चा, हमारे दिमाग में होता नहीं है, लोग डाल भी देते हैं, हमें डाला जा रहा होता है।
तुम्हारा बच्चा ये नहीं करता, तुम्हारा बच्चा यूं हाथ क्यों नहीं कर रहा, उसका बच्चा देखे ऐसे कर रहा था, उसका बच्चा। आप जितना मर्जी कॉन्शियस हो जाओ ना, आप जितना मर्जी कहो कि नहीं मैं बहुत मुझे पता है कि मैंने कैसे अपने बच्चे, ये बातें आपको इफेक्ट करती हैं यार। मुझे लगता है अनकॉन्शियस एक होता है ना कंपैरिजन, एक होता है अनकॉन्शियस कंपैरिजन कि आप अपने आप को कहते रहते हो, मैं अपने आप को कहती रहती थी, रिमाइंडर्स देती रहती थी, बट जब बाहर से कांस्टेंट एक मैसेज है तो कैसे इफेक्ट नहीं करेगा यार। ये भी ना हमारी सोसाइटी में ना एक मिसकंसेप्शन है, या आप कह लो कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। उनको लगता है कि जब आप एक बंदे को यूर कॉलिंग देम आउट ना, तो ये एक क्रिटिसिज्म नहीं, हम उनको लगता है कि ये क्रिटिसिज्म ठीक है, अच्छा, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये नहीं पता। कॉलिंग आउट द पर्सन, आप ये कहते हो कि नहीं हम इसको बार बार कहेंगे ना तो इसमें एहसास आएगा, वो एहसास नहीं आता, वो डिस्ट्रक्टिव का क्रिटिसिज्म है जहाँ पे बच्चा आपसे और दूर हो रहा है, वो गिल्ट और शेम से आप जब भी कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन तुमने ये बहुत अच्छी बात की कि हम जो लोग ये कर रहे होते हैं वो वाकई ये समझ के कर रहे होते हैं कि इससे कुछ मतलब वो सीख जाएगा, बार बार टोकना, और देखो वही बार बार टोकेंगे तो सीख जाएगा। टोकेंगे या आप बार बार एक बच्चे को कहोगे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं, यूं क्यों कह रहे हो, यूं कह के देखो, हम जितनी दफा उसको कॉल आउट करेंगे ना तो उस बच्चे में ये एहसास आएगा कि आ जाएगा, नहीं वो क्रिटिसिज्म है, लेकिन आप ये देखिए कि वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो बच्चा आपके अगेंस्ट हो रहा है, वो बच्चा आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि अच्छा आप उसको बार बार कॉल आउट करें, बच्चा इरिटेट हो रहा है। और हम खुद भी हो जाएंगे, किड्स स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस कि कमरे में कितने लोग हैं। कभी अनइंटेंशनली मुझसे ही होता है कि मैं अगर जिस तरह मेरी अपनी फैमिली बैठी हुई है, पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं कुछ है, और ज़रा सा मैं उसको कुछ 2-3 दफ़ा बोल चुकी हूँ, अब चौथी दफ़ा बोलूँगी थोड़ी सी आवाज़ ऊंची होगी तो ही लुक अराउंड कि कौन बैठा हो, कि कमरे में इतने सारे लोगों के सामने मम्मा ने अच्छा बोल दिया मुझे। अच्छा पता है कभी कभार आई बिलीव ये जरूरत भी है, कभी है मेरे साथ अभी जैसे मैं बहुत ओवरली क्रिटिकल हूँ वैसे अपनी पेरेंटिंग के बारे में कि मैंने कभी मुझे कभी नहीं चीखना या मुझे कभी वो नहीं करना। माय थेरेपिस्ट आल्सो टेल्स मी कि यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, अपने आप को कुछ मार्जिन दिया नहीं है पॉसिबल है ना, हम क्यों अपने आप को देखो जो चीज हमारी कैपेसिटी में नहीं है ना, मैंने क्यों उसकी तरफ अप्रोच करना है, और फिर जब वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही तो मेरे अंदर और फ्रस्ट्रेशन आएगी और मैं उसको इरिटेट हो रही हूँ। अब मैंने रिसेंटली जैसे मैं इब्राहिम के साथ आई ट्राई नॉट टू लूज माय टेम्पर, ऑफ कोर्स आई डू, बट इवेंचुअली आई डू लूज इट, यू नो जो भी है मैं जितने मर्जी कोशिश कर लूँ। तो अभी मैं रिसेंटली आई वाज एट माय चाचीज प्लेस, तो इब्राहिम वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, वो एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था, वो बड़ा एक्साइटेड होता है मेरे भाइयों और मेरे कजिन्स को देखकर, तो बड़ा कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में वो थोड़ा बदतमीज हो रहा था। तो मुझे पहले मैंने उसको एक दफा वो किया, फिर मैंने उसको एक दफा समझाया, फिर मैं उसको अलग लेकर गई, मैंने उसको एक दफा समझाया, थोड़ा सा वो समझ गया। फिर जब उसने देखा ना कि सब बैठे हैं उसको वो अटेंशन चाहिए ये थी, तो बहुत उनको तो उसने ना बहुत ज्यादा एकदम से उसने एक्सट्रीम पे पता नहीं क्या चीज की ना, तो उस पर मैंने उसको सबके सामने डांटा, उस पर मैंने उसको सबके सामने डांटा, और फिर मैंने उसको कहा कि कमरे में चले जाओ, और वो चला गया। मैंने उसको कहा जाके तुम कमरे में बैठ जाओ। फिर मैंने उसको जाके बाद में कहा कि आपको पता है कि मामा ने आपको क्यों कमरे में भेजा था, क्योंकि जब आपको मामा कह रही है कि आप सबके सामने मत ये बात करें क्योंकि आप अच्छे नहीं लग रहे हो इब्राहिम, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या आप, मैंने कहा आपको ठीक नहीं लग रहे हो, आप ये चीज करते हुए अच्छे बच्चे नहीं लग रहे हो, इफ यू नॉट अ गुड बॉय आपको कैसे आपको सारे पसंद करेंगे। तो उस बच्चे को हुआ अच्छा आई एम सॉरी गिव मी अ हगी, तो वो खुद ही आ गया मेरे पास, गिव मी अ हगी मामा आई एम सॉरी। वो थोड़ा उसके बाद खुद ना काम डाउन हो गया, क्योंकि कभी कभार ये जरूरत है। मैंने वो पेरेंट्स भी देखे हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी के सामने मैं कुछ ना बोलूं, जो लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सबके सामने कह भी रहे हो ना, आप बच्चे को ये डिफरेंस बताओ कि दिस इज why I'm calling you out, because आप भी सबके सामने ये चीज कर रहे हो। ये चीज अक्सर, और मुझे ये खैर ये जो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से डिराइव होता है ना कि एक बच्चा या कोई भी बंदा सबके सामने कुछ भी कर जाए बाद में अकेले में सॉरी बोल दे, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लगता, और मुझे ये कॉन्सेप्ट चाहिए भी नहीं अपने बच्चों के लिए। अगर उसको है कि उसने किसी के सामने बदतमीजी की है ना, और अगर उसको कॉल आउट किया गया है तो वो सबके सामने कह दे, दैट्स इट, दैट्स फाइन। लेकिन यस ऑफ कोर्स आपके अल्फाज, आप किस तरीके से इस बच्चे को कहोगे, आप किस तरीके से बच्चे को कॉल आउट करोगे, आप किस तरीके से बच्चे को ये बता रहे हो कि दिस इज नॉट गुड, डोंट डू दिस, वो भी बहुत मैटर करता है। और एक आपकी ना स्पेसिफिक वो एक चीज होनी चाहिए। आई थिंक एज अ पेरेंट मेरा कांस्टेंट बिकर करना ये गलत है। मेरा नॉर्मलसी की तरफ जाते जाते एक वो पॉइंट आना जहाँ पे मेरा एक एक्सट्रीम रिएक्शन है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मेरे बच्चे को पता होना चाहिए कि जब ये रिएक्शन आया है ना, इसका मतलब है कि अच्छा अब इसके बाद में माँ से पंगा नहीं ले सकता, नाउ आई हैव टू स्टॉप। मेरी नॉर्मलसी होनी चाहिए। वो माएँ भी गलत करती हैं जो हर चीज पे टोकेंगी, स्टॉप इट, ये मत करो, ये मत करो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो बिकरिंग जब आप एक्चुअल बच्चे को डांट रहे हो ना, बच्चे को असर ही खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए नॉर्मल है
मेरी माँ बोलती है ऐसे, हाँ, मेरी माँ हर वक्त ऐसे बात करती ये है, कॉन्स्टेंटली वो कॉन्स्टेंट बन जाता है। हाँ. सो यू नो जब आप पेरेंटिंग में, मुझे लगता है कि जो बहुत माइनर एक चीज़ आती है ना, वो ये है कि आप अपने लिए देखो व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर योर किड, और अगर आप एक पैटर्न डेवलप कर चुके हो ना अपने बच्चे के साथ, फिर उसको बैकआउट मत करो, नो मैटर व्हाट। एक पैटर्न अगर आपने बना लिया है, चाहे जो मर्जी कुछ भी कह रहा है, वो आप नहीं करो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है अपनी नेचर का, अपने मूड स्विंग्स का, अपने ट्रिगर्स का, अपने जिन चीज़ों का, और आपको अपने बच्चे को भी पता है कि इस पॉइंट के बाद ये हो सकता है। जैसे हमारी प्ले डेट्स होती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगती है, तो फिर यही होता है कि अक्सर मेरी एक दोस्त उनके साथ बैठ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी जब सोशल गैदरिंग्स में होते हैं ना, हम भी कॉन्स्टेंटली बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं, और वो यही होता है कि हम अपनी बातों में लगे हुए, अपना फन में लगे हुए, ये वो, और वो फिर अटेंशन के लिए हरकतें करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए फिर ये कर सकते हैं कि आप बैठ जाएं और उनको अटेंशन दे दें जिसके लिए वो इतना वो कर रहे हैं, या उनसे जैसे अलग ले जाके बात कर लें या जो भी, तो उससे वो थोड़ी देर के लिए उनको वो ब्रेक मिल जाएगा कि अच्छा आज मम्मा का फन डे है या मम्मा का फन टाइम है, तो मैंने भी उनको टाइम देना है। अच्छा, दूसरा सवाल, ये भी हमने जल्दी जल्दी डिस्कस करना है, हम पेरेंटिंग में बहुत डीप चले गए, बीइंग मदर्स, हाउ सप्रेशन ऑफ इमोशंस इम्पैक्ट ऑल आवर रिलेशनशिप्स ऑल अलोंग। जो बहुत दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि जब हम एक बॉटल में इमोशंस भरते रहते हैं, तो फिर एक बार वो बॉटल फट जाती है और फिर हशर नशर हो जाता है। तो शुरू से ये क्या मसला है हमारे कल्चर में कि इमोशनल एक्सप्रेशन हमें आइडेंटिफाई ही नहीं करना आते अपने इमोशंस, नंबर 1। उसके बाद आ जाते हैं तो हमें बात नहीं करना आती, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं आती, और फिर यही वजह है कि सारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ना बच्चों के साथ आप सही से बात कर पा रही हैं अपना काम मेंटेन करके, ना हस्बैंड के साथ कर पा रही हैं, ना सास के साथ कर पा रही हैं, ना अपने घर वालों के साथ कर पा रही हैं। हर जगह मतलब ना एक बॉल बना हुआ इमोशंस का जो हर जगह फट रहा है। बहुत ज़्यादा ये तो आपको लाइक आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करने का जो सबसे फोरमोस्ट फैक्टर हो सकता है ना, वो यही है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और ये आता हमारे चाइल्डहुड से है, एज मच एज वी डोंट टॉक अबाउट इट, टू बॉटल अप। यस, हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता थी। आप जितना भी देखो ना, हमारे पेरेंट्स अभी तक, अगर उनमें से एक है ना इमोशनल सप्रेशन, तो वो है, वो अभी तक है। उन्होंने खुद कभी नहीं सीखा आइडेंटिफाई करना, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया भी नहीं करती ये चीज़, उन्होंने सप्रेस करना सीखा है। रिसेंटली माय पेरेंट्स वर हियर और मैं कोई इस तरह की बात कर भी रही थी, तो उनको लगता है कि ये जो सिट विद योर फीलिंग्स और सिट विद योर इमोशंस वाली चीज है, उसको बहुत नेगेटिव समझते हैं कि व्हाई आर यू टॉर्चरिंग योरसेल्फ, यू नो लेट इट गो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अच्छा, उनको ये पता है, यही यहाँ पे चीजें तो मुझे बड़ा शॉक लगा कि एक तो ये था ना कि आपको पता ही नहीं था, चलो नहीं पता था, अब मैं बता रही हूँ आपको कोई चीज के ये कर लो, तो यूर लाइक कि ये तो करना ही नहीं है ब्रो, इससे तो लाइक जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू नो द थिंग इज कि हमारी सप्रेशन आती कहाँ से है, जहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे ना, we're not talking about it, and why are we not talking about it? we're not given that space, हमें वो जगह ही नहीं मिली। आपने देखे, हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, फौरन तुम नमाज नहीं पढ़ी ना, तुम अल्लाह के करीब नहीं हो ना, तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है। अब मुझे वो उस टाइम पर नहीं सुनना था, उस टाइम पर आई नीडेड अ डिफरेंट ओपिनियन, I wanted you to hear me out, or maybe no opinion, बस मेरी बात सुन लो, I just wanted you to hear me out। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उसको फौरन एक लेक्चर बना लिया। मेरा राइट स्पेस ऑफ माइंड नहीं था वो सुनने का, मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कम टू यू फॉर दैट। और अभी जैसे हमने ये टॉपिक टच किया, हम विल कम बैक टू द इमोशंस वाला पार्ट, बट रिलीजियस गिल्ट पर आई वांट टू टॉक अबाउट अ लिटिल, कि जिस तरह डिप्रेशन के पेशेंट्स को कहा जाता है कि हम मतलब यू नो इट, आई नो इट, कि उनकी नहीं होती मेंटल स्पेस, वो नहीं कर पाते नॉर्मल जैसे डेली के काम, उनसे ब्रश नहीं किया जा रहा होता। उस टाइम पर ये कहना एक डिप्रेशन के पेशेंट को, या जिसको बहुत सीवियर एंजाइटी, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू से वो गुजर रहा है, कि नमाज पढ़ो या अल्लाह से दिल लगाओ या दीन में हीलिंग है, उसके बारे में वो अच्छा, पता है ये इसलिए भी गलत है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इंस्टेड एक बंदे को करीब करें, आप उसको दूर ले जाते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि इस्लाम या दीनी नॉलेज जो है या दीन की जो प्रैक्टिस है वो उसको हेल्प नहीं करती, वो डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन वो तब हेल्प करती है जब आप राइट स्पेस ऑफ माइंड में। वो तब हेल्प नहीं कर रही है जब आपके दिमाग में इतने टैब्स खुले हुए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने किस टैब पे जाना है। यू जस्ट हॉपिंग अप टू थिंग्स एंड देन अनदर थिंग, जब आप ये डाल रहे हो कि नहीं तुम नमाज पढ़ो, तुम अल्लाह के करीब हो, तुम दुआ नहीं मांग रहे हो, उस टाइम पर उस बच्चे में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी फुल अटेंशन उस चीज़ को दे। ठीक है,
अब हम अगर दुआ मांगते हैं, इस्लाम में भी क्या है, आपका ईमान, आपका तब है ना कि जब आप उस ईमान पे ईमान रखते हो, फेथ है ना, इट्स ऑल अबाउट दैट, कि मैं अगर दुआ मांग रही हूँ तो वो दुआ कबूल होगी, और तभी मुझे लगेगा ना कि वो इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट, एग्जैक्टली मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ एंड इवेंचुअली मुझे वो उसका हैविंग फेथ कि मैंने अल्लाह से मांगा है, मैंने सपोर्ट किया, मुझे मिलेगा। लेकिन जब मैं उस स्पेस में नहीं हूँ कि मैं वो फेथ है ही नहीं ना, इतनी कंफ्यूजन है भाई मेरे दिमाग में, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं ब्रेन एक हेल्दी ब्रेन नहीं होता। आप समझ लें कि केमिकली उसमें वो उस काबिल ही नहीं होता कि वो उस दुआ पर यकीन कर सके या उस इबादत में दिल लगा सके। तो उस टाइम एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे क्या है कि जब मुझे, अगर मैं नमाज पढ़ भी लेती हूँ, मैं दुआ मांग भी लेती हूँ, मैंने उस दिल से और उस ईमान के साथ नहीं मांगी ना, वो दुआ वो कबूल नहीं होगी, या अगर होनी भी हो तो वो बाद में होगी। मैं इतना वेट नहीं कर रही ना, मैं अभी उस टर्बुलेंस में हूँ, आपको तो फौरन एग्जैक्टली इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं अभी उस टर्बुलेंस में हूँ, मेरा अभी वो एक रफ पैच चल रहा है, आई नीड समथिंग फॉर नाउ, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाट विल हैपन, मेरा दिल उधर से भी दूर हो जाएगा कि यार दिस इज आल्सो नॉट वर्किंग। सो किसी भी उसमें रिलीजन, वैसे तो किसी भी चीज़ में रिलीजियस गिल्ट नहीं यूज़ करना चाहिए बच्चों के साथ, बड़ों किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ द वर्स्ट टाइम कि कोई अगर मेंटली स्ट्रगल कर रहा है और वहाँ आप रिलीजियस गिल्ट ले जाएं। जैसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दीन पर आएँ, तो नंबर 1 चीज़ यही है कि उसके लिए लवेबल बनाएं, उसके लिए अल्लाह की मोहब्बत पर बताएं, उसको ये ना बताएं आग में फेंक देंगे जी, ज़बान जला देंगे, तो ये वो इस तरह की बातें ना करें। बच्चों के दिल में जितना डर आएगा उतना मुझे लगता है कि वो बढ़ जाते हैं उनकी। और अच्छा पता है इरम, मुझे ये पर्सनली लगता है कि इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इस्लाम बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हर बंदे ने ना वो इस्लाम पकड़ के रखा हुआ है जो उसके मुताबिक, जो सूट करता है, जो सूट कर रहा है, जो मेरे लिए चल रहा है ना, मेरे लिए वो इस्लाम है, जो तुम्हारे लिए चल रहा है वो तुम्हारे लिए इस्लाम है। जो जहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर अल्लाह ताला ने किसी और के हकूक की बात की, मैं कहूंगी नहीं नहीं, जहाँ मुझे पता है ना कि मुझे अगर कहीं और इनपुट लगानी है तो मैं वहां पर डिफेंसिव हो जाऊंगी, जहाँ मुझे मेरे हकूक चाहिए ना वहाँ मैं बहुत वोकल हूँ, वहाँ पे ये तो मेरा हक है, ये तो मुझे दीन में भी दिया है। तो ये चीजें बहुत स्पेसिफिक हो गई ना, हम लोगों ने अपने हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं, हम लोग जनरलाइज कर देते हैं बहुत हद तक चीजों को भी कि अच्छा ये चीज तुम ये कर रही हो ना, इस वजह से ही तुम्हारे साथ ये होगा। नो, डोंट लेबल पीपल ऑन थिंग्स। ये सबसे गलत है जो हम करते हैं कि हम, एक बंदा जरा सा चुप करके बैठ गया, तुम क्या डिप्रेशन की शक्ल बना के बैठ गए हो, तुम अल्लाह के करीब फौरन आ जाते हैं ना। आपने अगर किसी को बहुत हद तक अगर आपने उनको ताकीद करनी भी है ना, तो आप मैक्सिमम अगले बंदे को ये कह दो कि अच्छा तुम सूरह रहमान सुन लो, कुछ सुन लो। आप उसको ये मत कहें कि दुआ पढ़ो, नमाज पढ़ो, जाओ अल्लाह के करीब, जाओ सजदे में जाओ, अभी जाओ, अभी नहीं कर रहे हो तुम, ये नहीं कर रहे हो तुम, डोंट डू दैट। आप सिर्फ उस बच्चे को ये कह दो या आप उस बंदे को आप पढ़ के दम कर दें, या आप उसको बस ये कह दो कि आप सूरह रहमान सुन लो। हाँ। और आपने अगर एक बंदे को कोई बात कहनी है ना, उस पर इम्पोज मत करो, यू जस्ट टेल देम कि अगर तुम ऐसे करो तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो, आगे तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो कर लो। ये नहीं कि तुम ये करके देखो, अभी करो, तुमने किया था, तुमने नहीं किया। हम जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो वैसे ही आपको इरिटेट करना। ये तो आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि आप जिस चीज के पीछे जितना पढ़ते हैं उतना वो आपको वो करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे वो स्पेस नहीं मिल रही बात करने जहाँ मैं बात कर सकूं, और वहाँ पे मैं बात करके आई फील अंडरस्टूड, आई फील लाइक somebody is just hearing me out, I feel like somebody, there is this space I can vent out on. अब मुझे बताओ मानूर, हमारी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जो हमें ये स्पेस देते हैं बहुत कि हम जहाँ पर अपनी बात कर सकें बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी स्ट्रेस के कि मुझे जज करेगा या ये मेरे बारे में ये सोचेगा। एंड देन जो आपने कहा कि फीलिंग अंडरस्टूड, तो ये हमें कितने लोग देते हैं हमारी जिंदगी में? अपनी लिस्ट बनाएं जो आप लोगों को देते हैं। बहुत कम, आई थिंक बहुत कम के अलावा अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों की जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होगा भी नहीं। लेकिन इरम वहाँ पे भी ये चीज़ आ जाती है कि मेरी दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशंस किस लेवल की हैं। ज़्यादातर हमारा मसला ये है ना कि जैसे हमारी, अगर हम बहुत कैटेगोरिकली लेकर चले ना, तो आपकी 3 बेसिक हेल्थ है ना, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं दूसरों की प्रेजेंस इन माय लाइफ को डिटर्मिन करती हूँ मेरी मेंटल एंड इमोशनल सैनिटी के ऊपर। मुझे वो सुनेगा तो मैं बेहतर महसूस करती हूँ, मुझे ये स्पेस मिलेगी तो मैं बेहतर हो जाऊंगी, वो मुझसे बात करता है तो मैं बेहतर महसूस करती हूँ, मुझे कोई ये स्पेस देता है या मुझे कोई ये फीलिंग देता है या मुझे इफ आई गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर पर्सन विद मी, if this person shows this particular gesture to me, तो मैं बेहतर महसूस करूँगी। So basically knowing yourself. Basically मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर कि मैं अगले बंदे को वो अथॉरिटी या पावर दे रही हूँ कि वो मेरी हैप्पीनेस को डिटर्मिन करे।
राइट? मेरे लिए मेरी मेंटल सैनिटी एंड इमोशनल सैनिटी शुड कम फ्रॉम माई सेल्फ, वो मेरे तक होनी चाहिए। मैं क्यों अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के मूड पे डिपेंड करवाऊंगी? पर ये ऐसा होता है ना, मतलब ये मैं यही तो आपको बता रही हूँ, और ये होता है, और ये क्यों होता है? बिकॉज़ वी आर नॉट नोन टू आवरसेल्व्स। हाँ, हमें खुद नहीं पता ना। फलां ने ये बात कर दी और मैं ट्रिगर हो गई, और वो फलां क्यों ने है? ये बोल दिया, और फलाने को भी आपका ट्रिगर्स बहुत अच्छी हाँ। तरह से पता है, स्पेशली इन आपकी शादीशुदा रिश्तों में, जैसे और उसको पता है, इसलिए भी में। पता है क्योंकि हम शायद वो स्पेस इसलिए भी एक तो बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाती है दूसरों से, क्योंकि जहाँ पे मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है ना, वहाँ पे मैंने अपने आप को बिल्कुल एंड पे रखा है। मेरे लिए नहीं है ना, मैंने उसको दिया ही नहीं है कि अगर अगला बंदा घर थक के आया है, अगर मेरा शौहर है वो सुबह से गया, वो शाम को थक के आया है, वो एक पूरा एक्सपीरियंस गुजार के आया है, राइट? उसके 10,000 मसले हो सकते हैं जिंदगी में। उसने अगर मुझे घर आके सिर्फ ये कह दिया कि यार मेरा अभी दिल नहीं कर रहा बात करने को, मैं क्यों इतना पर्सनल ले रही हूँ उस चीज को? वो मेरे से नहीं है, वो मेरे लिए नहीं था, वो मेरे रिलेटेड अपने नहीं आप था। को सेपरेट करना, अपने आप को डिअटैच करना, अपने आप को, यस, अपने आप को स्पेसिफिक रखना कि मेरी स्पेस नहीं है, आई डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड पुटिंग योर वर्थ इन योर रिलेशनशिप्स, कि यू नो कि अगर किसी ने कह दिया कि यू आर नॉट अ गुड वाइफ, तो ये मतलब मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हाँ, खत्म, कितना रिश्ता गॉन, अब देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी। मैं लिटरली यू नो, ये वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट वर्क्स फॉर योर हस्बैंड। तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड और मेरा ये है कि मुझे बहुत ज्यादा ये कहा जाता है, माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी भी वो हमारे बच्चे के डायपर्स भी चेंज हो जाएंगे, खाना भी खिला देंगे, सुला भी देंगे। He's a father. He's a father. He's genuinely a father, and my kids are very well bonded with their father. Alhamdulillah, alhamdulillah. हालांकि मैं the other day only मैं अहमद को कह रही थी, मुझे तो ये लग रहा होता है कि इस जनरेशन के जो बाप है वो माँ से ज्यादा माँ हैं। वो है, पता है, it's actually true. उनमें ज्यादा ममता है थोड़ी। It's actually true. और मैं क्योंकि हम डांट रहे होते हैं और हम वो कर रहे होते हैं, बट ये फादर ऐसे है कि काम नहीं। और मैं कल ही अहमद को कह रही थी, मैं अहमद से कह रही थी कि अहमद, तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, अहमद ने उसके साथ बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा। पहला था और बहुत ज्यादा उसको टेंशन मिली है। तो वो जब दूसरा हुआ तो अहमद उसको इतना ज्यादा नहीं देखते होते थे, तो थोड़ा सा उसको करते थे। तो मैंने अहमद से कहा कि और मैं शुरू में अहमद को कॉल आउट करती थी, कहती थी अहमद आप मुश्तबा को नहीं देखते, वो बेचारा देखता रहता है, इधर सर फेरता रहता है, आप उसको देखते नहीं है, उठाते नहीं है। अब ये है कि मुश्तबा को वो टेंशन लेनी आ गई है। अब आप सोचो कि मैं उसको जितना मर्जी टाइम दे दूं, द मोमेंट ही सीज हिज फादर उछल के जाता है। वो लिटरली हम अहमद ने मुझे, मैं परसों तरसों अपनी दोस्त के घर गई थी, तो वापसी पे अहमद पिक मी अप, और अहमद वाज ड्राइविंग। इस बात पे भी लोग शेम करते हैं, ये बहुत ज्यादा। मेरे साथ मैं उसी पॉइंट पे आने लगी थी, किया हुआ है। और मुझे ये कहते थे कि ये क्या मसला है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास, तुम्हारी गोद में तो कोई बैठना नहीं चाहता, कोई बैठना नहीं चाहता। और मैं सोचती थी कि मैं कैसी माँ हूँ। मतलब और ये लेबल्स हमारे साथ लगाए गए हैं ना। और मैं लिटरली, मुश्तबा वाज इन माय लैप और वो अहमद ड्राइव कर रहे थे, और मुश्तबा एक सेकंड के लिए नहीं बैठ रहा था, वो उछल के अहमद के पास जा रहा था कि इवेंचुअली अहमद वाज लाइक यू ड्राइव एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो फिर हमने सीट्स चेंज की, एंड देन आई ड्रोव, एंड देन अहमद ने उसको गोद में बिठाया, और वो फिर हम रास्ते में गए। तो वो बच्चे वो चीज पिक भी करते हैं, जो आपके फादर फिगर आपको जिस तरीके से वो करेंगे, वो चीज पिक किया जाता है। अब मेरे लिए और अहमद के लिए ये है कि हम में इस चीज में कोई शेम नहीं है कि अहमद अगर घर पे बच्चे देख रहा है, या अगर मैं बाहर हूँ, जो कि हमें बहुत कहा जाता है कि मेनी टाइम्स कि अगर कभी अहमद का भी काम बड़ा फ्लेक्सिबल काम है, तो मेरे और अहमद के लिए ना ये बड़ा आसान हो जाता है कि हमारे टाइमिंग्स अपने हिसाब से हैं, हमारे दिन अपने हिसाब से हैं, हम लोग इतना, हमारे ऊपर कोई एक वो इम्पोजिशन नहीं है काम की। तो अगर मेरा कभी लॉन्ग डे होता है, जैसे आज मैं आई थी और आज मेरा पूरा दिन, मैंने अब रात को वापस जाना है, तो अहमद हैं घर पे, मुझे ये पता है। ऑफ कोर्स उनकी दादी भी उनका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वो एक बच्चे उनके पास है, और आई थिंक जो हस्बैंड वाली सेटिस्फेक्शन होती है ना, क्योंकि ही इज होम, क्योंकि दादी को आप इतना वो स्ट्रेस नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली। सो यू नो वो एक चीज होती है, लेकिन वहां पर भी वहां पे और आप पूछना कभी दिल नहीं करता कि बच्चे ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी लोग जिस तरीके से आते हैं ना, फिर बीच में वहां पे जाके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अपने लिए देखो ना, व्हाट वर्क्स फॉर मी। मैंने क्यों, अगर मुझे कोई कह रहा है कि हाँ तुम्हारा मियाँ जाके बच्चे के पैम्पर्स क्यों चेंज करे, मेरा और उसका मसला है ना, मैं क्यों डिफेंसिव हो रही हूँ। हम ज्यादातर यही करते हैं ना, मेरा मूड खराब हो गया और मेरा नहीं वो तो आज ही कराया, वरना तो बिल्कुल नहीं करते, मैं ही चेंज करती हूँ। मतलब क्यों, इट्स ओके, मतलब अगर वो करते नहीं है तो इट्स ओके, और वो खुशी खुशी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद ने मुझे आज तक ही नहीं कहा होगा कि अच्छा सब बैठे हैं मैं नहीं कर रहा, ये चीज कभी नहीं हुई।
तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि इफ इट्स वर्किंग फॉर मी एंड माई हस्बैंड, व्हाई डू यू केयर, तीसरा बंदा क्यों बीच में? व्हाई डू यू केयर। और ये बहुत अच्छी, अभी जो तुमने पहली बात की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो ट्रिगर होना है या वो जो बाकी सारे मसले हैं जो रिलेशनशिप्स में आते हैं आपके, एक तो इमोशन सप्रेस्ड है, दूसरा इनसिक्योरिटी है, तीसरा ये है कि बट कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन आल्सो कि हस्बैंड फॉर एग्जांपल अगर उसका हेक्टिक डे है या कुछ है, बेस्ड ऑन द मैसेजेस दैट आई रिसीव कि वो आते हैं और बस घर पे शुरू हो जाते हैं कि ये घर बिखरा हुआ है तो ये बच्चे रोल रहे हैं तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो उस केसेस में कि अब वो पर्सनल तो नहीं ले रही लेकिन उस पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, तो फिर क्या करे बंदा? देखो इरम, उस टाइम पे आप रिएक्शन मत दो, उस टाइम पे आप सप्रेशन में भी मत जाओ, लेकिन आप रिएक्शन भी मत दो। अपने आप को आप थोड़ा रैशनलाइज करके लेकर चलो ना कि अच्छा ठीक है, understanding that he's come from work, he might had a like really bad day and he's just venting out it right now. जब आपको लगे कि घंटे डेढ़ के बाद वो बंदा थोड़ा नॉर्मल उस पे है ना, so you go to them and then normally talk about it. What we normally do is कि अगर हमें एक चीज फील हो रही होती है ना, हम एक तो उसी टाइम पे रिएक्शन, दूसरा हम मूड खराब करके बैठ जाएंगे, और तीसरा अगर हमने बात करनी भी है ना, और जब हमने बात करनी भी है तो हमने कंप्लेनिंग में करनी है कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया। हम क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे कि यू नो आई थिंक you've had a rough day today, what happened, you want to talk about it, what do you want, you know, Ahmed and I we've never kept this thing कि अगर मतलब मुझे ज़्यादातर नहीं पता होता मेरे शौहर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे शौहर को ज़्यादातर नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अक्सर हमें मेरी दोस्त मुझे कहती है कि पता नहीं है तुम लोगों का किस तरह का, मैंने कहा बड़ा खुश है, हम बड़े सुकून में एक दूसरे के साथ, हमें दूसरे की पर्सनल स्पेसेस को इन्वेड नहीं कर रहे। ही इज नॉट पर्सनल स्पेस का तो बहन कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारी पाकिस्तानी शादियों में। ही इज जस्ट नॉट 27 ऑन मी। मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरा शौहर, मैं उसका फोन नहीं देखती, मुझे उसके पासवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं अपने शौहर के लिए अगर वो एक सेफ स्पेस हूँ और अगर मैं वो इसको प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो सफोकेट नहीं फील करेगा तो वो नहीं जाएगा ना कहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ एनीबॉडी वांट्स टू लीव, आप उनको रोक भी नहीं सकते, जितना मर्जी कर तो मेरा क्यों, मैंने ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्यों रखना है अपने ऊपर कि मेरा शौहर 2 बजे बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, फोन दिखाएं। आई थिंक दिस ऑल्सो हैपेंस, मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से केसेस देखे हैं कि ये उन केसेस मतलब जहाँ लड़कियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, ना वो काम कर रही है ना उनके बच्चे हैं, जैसे न्यूली शादी में होता है अक्सर कि वो काम भी नहीं कर रही होती हैं या फिर बच्चे भी नहीं है या कुछ, उनको दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, सो देयर जॉब बिकम्स देयर हस्बैंड। लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट योर जॉब, द अदर पर्सन हैज हिज ओन स्पेस, यू हैव योर ओन स्पेस। अगर आप, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अहमद, मुझे शुरू में हमारी कोई बात थी ना, तो अहमद ने मुझे कहा कि हाउ डिड यू कम अप विद दिस कि यू नो हम एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करेंगे, तो इट्स लाइक आई डोंट लाइक इट, I didn't like it for myself. तो मैंने कहा अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं अगले को भी वो स्पेस दूं कि भाई you avail that as well and I will avail mine. अगर आप इक्वली चलोगे, किसको अच्छा लगता है कि हर वक्त आपके सर पर एक स्ट्रेस है कि मैं कहीं निकली हूँ और मुझे मैसेज आ रहा है अच्छा तुम कब घर वापस आओगे। आपको भी नहीं पसंद, आप किसके साथ हैं, आपके शौहर को नहीं पसंद होगा तो वो आपको भी नहीं पसंद, एग्जैक्टली सेम थिंग। लेकिन वहां पे भी आपकी सप्रेशन यहीं पर आती है, आप एक दूसरे को सफोकेट फील करवा रहे हो, एंड देन वो सफोकेशन जो है ना, वो आपसे वो एक कम्युनिकेशन वाला जो पैटर्न है या वो एक जो लेवल होगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि यू फील लाइक यार मैं इससे बात करके क्या, अगर आप नॉर्मल डिस्कशन भी चल रही है तो वहाँ पे अच्छा ऐसे क्यों हो गया था, वैसे क्यों हो गया था, नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस टू द अदर पर्सन बेसिकली। तो अगर हम सप्रेशन ऑफ इमोशंस की बात करते हैं ना, वो हर रिगार्ड में है, क्योंकि आप वो चीज़ फील करते हो कि अच्छा आई कांट टॉक अबाउट दिस, अगर वो मजाक में भी है। तो अगर आपको ये फील हो जाए ना कि अच्छा यार मैं ये बात नहीं कर सकती, यू नो, वेरी क्वाइट फ्रैंकली I have many male friends. My husband has female friends. We discuss about things. We talk about them. मैंने कभी अपने शौहर की बताई हुई बात को पर्सनल नहीं लिया। अच्छा तुमसे ऐसे क्यों बात करी थी वो, उसने मेरी कभी किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लिया होगा। अगर मैंने उसको कहा होगा कि अच्छा यू नो माय फ्रेंड इज हियर, आई हैव टू गो मीट हिम, या फिर मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उसने मुझसे कभी नहीं दूसरी दफ़ा कहा होगा कि क्यों, किसके साथ जा रही हो, कैसे करी हो, क्यों नहीं करी। मैनी टाइम्स ही इज गॉन अलोंग एज वेल। उसको ये पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं कितने बजे वापस आऊँगी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे शौहर को ये चीज़ पता है, एंड दैट्स इट। मेरे लिए उसको प्रोटेक्ट करना मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, उसी तरह आपके ऊपर भी वो चीज़ डिपेंड करती है। अगर आप वाकई अपना एक सेफ स्पेस बनाना चाहते हो ना, तो वो दोनों तरफ से है ना, फिर वो सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। तो सप्रेशन अगर आपको फील होती है तो आप ये सोचो मर्द को भी फील होती है। और जितना आप अगले को सफोकेट करेंगे ना, इट कम्स बैक, इट्स गोइंग टू गेट सफोकेटिंग फॉर यू आल्सो। सो अच्छा, और वो ये नहीं है कि अगला बंदा आपको सफोकेटेड फील करवा रहा है, इट्स जस्ट दैट आप अपने लिए खुद तंग कर रहे हो चीजें।
कॉन्स्टेंटली मेरे पास 10,000 अपनी चीजें हैं भाई करने को, मैं हाँ। क्यों ये स्ट्रेस लेके बैठी हुई हूँ कि मुझे ये भी करना है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, लाइक ओवर थिंकिंग और वो सारी चीजें फिर एंड देन ऑल्सो पुरानी एक और हम लोगों का जो पैटर्न होता है ना इरम, वो ये है कि हम पुरानी चीजों के साथ एसोसिएशंस नहीं खत्म करते, वो भी सप्रेशन कॉज करती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपकी किसी बात पे लड़ाई हुई 10 साल पहले, राइट, 10 साल बाद या 4 साल बाद 8 साल बाद कुछ भी मेरा और आपका कोई आमना सामना होता है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि इसने मुझे तब ऐसे बोला कैसे था। अब वो चीज मेरे 10 साल बाद के एक्सपीरियंस को ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर रही है, बिकॉज यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर पास्ट। इतना टाइम गुजर गया, चीजें डिफरेंट हो जानी चाहिए थी ना, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, instantly when I saw you I made an association with the previous experience. What happens is the situation is new, टाइम नया है, पर उसके साथ जो इमोशन है ना वो पुराना वाला जुड़ के आएगा। एंड इट हैपेंस इन ऑल रिलेशनशिप्स, एवरी रिलेशनशिप। अगर आपका जेठानी देवरानी वाला है, सास बहू वाला है, कुछ भी है, और आप पुरानी लड़ाई हफ्ते पहले वाली, महीने पहले वाली उसी से बात करते हैं, उसी लेंस से, ठीक है वो हर्ट करता है। हाँ डेफिनेटली करता है। हाँ, जैसे कुछ उसमें ये होता है कि हम क्या करें, वो हमें हर्ट ही इतना करती है चीज़, मैं भूल नहीं सकती उस बारे में, मैं आगे बढ़ नहीं सकती, आई कैन नॉट मूव ऑन। तो मुझे लगता है कि अगर हर्ट कर भी रहा है तो भी लाइक उस हर्ट को कम्युनिकेट करें, बट उस एक्सपीरियंस को रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस। लेकिन उसमें ये भी एक चीज़ है इरम कि अगर वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है ना तो आप उसमें से अपनी गलती निकालो पहले। somebody else, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बात करने का तरीका मुझे नहीं पसंद था या आपने मुझे कोई ऑफेंसिव बात कर दी थी, मैं आपको चेंज नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों उस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हूँ जो मेरी कैपेसिटी में नहीं है। मेरी कैपेसिटी में मेरी हद तक चीजें हैं, वो ये है कि मैंने अपनी अवेलेबिलिटी क्यों इस हद तक रखी दैट यू वर अलाउड टू टॉक टू मी लाइक दैट। हाँ, दिस इज कमिंग टू द नेक्स्ट सवाल, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज, कि आप किसी को अपनी जिंदगी में कितना अलाउ करते हैं। आपकी अवेलेबिलिटी दूसरे बंदे की लाइफ में या आपकी अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट सिचुएशंस डिपेंड करेगी कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं। दैट विल लीड यू टू हैव इमोशनल सप्रेशन और नो इमोशनल सप्रेशन, एंड देन दैट विल इवेंचुअली लीड यू टू हैव अ बेटर मेंटल स्टेट। ये सारा यहाँ से बाउंड्रीज से शुरू होता है। जब तक मेरी बाउंड्रीज नहीं है ना, जब तक मुझे नहीं पता कि अच्छा मैंने किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, what are the things that I like, what are the things I don't like, what are the things I can compromise on, what are the things I can never compromise on, किन चीज़ों पे knowing yourself, कुछ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं माइनर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में जहाँ पे आई एम नॉट ओके विद इट बट आई हैव टू गेट अलॉन्ग विद इट। वहाँ पे भी मेरी कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मैं वहाँ तक उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ जहाँ पे वो मुझे पर्सनली अटैक नहीं कर रही, मेरे लिए टॉक्सिक नहीं हो रही। If I am not known to these things, इसका मतलब है I am vulnerable to any kind of emotion. I am vulnerable to any kind of emotion and situation. कोई भी आएगा, कुछ भी कहेगा और सब मुझे इफेक्ट करेगा। हाँ। तो मेरे लिए ये बाउंड्रीज ये नहीं है कि अगला बंदा मुझसे ऐसे बात करे, नो, मेरे लिए ये कि मैंने उसको कितनी स्पेस देनी है कि वो मैं उसको अलाउ कर रही हूँ कि वो मुझसे ये बात कर सकता है या नहीं कर सकता। हाँ, नोइंग योर पावर, ये जो पावरलेस फील करता है ना लोग, खासकर जो ख़वातीन बात कर रही होती हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। और वो पता क्यों नहीं है? हाँ। आपने शुरू में ही नहीं किया ना, शुरू में ही नहीं किया, और अगर नहीं किया शुरू में तो आप सीखें और करें स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप करें। वो बात वो आ जाती है वहाँ पे कि हम ना ज़्यादातर जो रिश्ते हैं ना अपने इरम, वो हम मुरब्बतन लेकर चल रहे हैं। जैसे you and I are meeting for the first time, right? I don't know what kind of a person you are, you don't know what kind of a person I am. अब बातों में आप मुझसे कोई ऐसी बात करती हो that मुझे पता है personally that I'm not okay with this, right? मैं क्यों मुरब्बतन चुप हूँ? मेरा अभी आपके साथ पहली दफ़ा मीटिंग में ही ये चीज़ डिटर्मिन करेगी कि इन द नियर फ्यूचर हमारा रिलेशनशिप किन चीज़ों के ऊपर बेस करेगा। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ नहीं अच्छी लगी और आपने वो नहीं बताया उस टाइम, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को भी एक गलत हिंट दे रहे हैं, द पर्सन यू नॉट, जो आप है ही नहीं इंसान, आप वो बन रहे हैं बेसिकली कि ओके हाँ यार ये तो मतलब आई एम ओके विद इट, जबकि यू आर नॉट ओके विद इट। तो क्यों दूसरे का भी टाइम ज़ाया करना है और अपना भी करना है और अपना ओरिजिनल सेल्फ छुपा के रखना है, और अगले बंदे को आप ऑटोमेटिकली वो चीज बता रहे हो ना कि यू हैव दिस स्पेस, आई एम लेटिंग यू ऑक्यूपाई दिस स्पेस। तो ये चीज तो मेरे पे डिपेंड करनी चाहिए ना कि मुझे वो चीज नहीं पसंद, और देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन सेटिंग योर बाउंड्रीज एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन। So very frankly I could tell you कि I'm so sorry, I'm just not okay with you talking to me like that. That's it.
मैं उसको क्यों पूरी कॉन्वर्सेशन पे जनरलाइज करूं? बट अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूं, हमारी जो ब्राउन हाउस होल्ड हैं उसकी तरफ लेके जाऊं कि जिस तरह लोग ससुरालों में रहते हैं, हाँ नंदे हैं, जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, एक बहू की सिचुएशन हाँ अगर आप समझें तो उसमें के पर्सनल बाउंड्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई भी किसी भी किस्म का इनअप्रोप्रिएट सवाल पूछ लेगा, या कोई मेरे मैटर में घुस रहे हैं बार बार, या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब एक लड़की कैसे हेल्थी बाउंड्री सेट कर सकती है विद योर पेरेंट्स आल्सो समटाइम्स? या ऑफ कोर्स आई थिंक वो तो हर बाउंड्रीज तो फिर हर रिलेशनशिप में हाँ, है ना, बाउंड्रीज तो हर रिलेशनशिप में है। बट अगर हम स्पेसिफिकली इन लॉज की बात करते हैं तो उस पर भी देखिए ज्यादातर हमारे पास क्या कंप्लेंट्स आती हैं कि मदर इन लॉज जो हैं वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, या फिर वो इस तरह हमारे बिजनेस में बोल आपने अगर उस चीज को देखो, एक चीज तो आप ये भी थोड़ा लाइक बी माइंडफुल ऑफ इट कि वो एक जिंदगी गुजार के आई हैं, राइट? उनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एट द एज ऑफ व्हाट 55 60 65 हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अगला बंदा चेंज हो जाएगा? वो नहीं होगा। वेरी फ्रैंकली यस, अगर आप उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, एक टाइम आएगा कि आप फट पड़ोगे, आपका एक जो है ना आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को पहले से ही मिनिमाइज कर लेते हो कि ठीक है, you're just trying to get अच्छा, एक और ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जहाँ पे हम ये बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं अच्छा इसको तो बर्दाश्त होना ना, कॉम्प्रोमाइज करना उन चीजों के साथ जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है, वो आपके लिए हेल्दी है। ये भी इम्पोर्टेंट है सोचना कि एक चीज जो एक बंदा 60 साल जिंदगी गुजार चुका है, उसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैं उसको नहीं बदल सकती हूँ। मैं इस अगर प्रोसेस पे चल पड़ूंगी ना, इनको मेरे मुताबिक होना पड़ेगा, ये बहुत मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं हो सकता। मैं क्यों वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने ऊपर डाल रही हूँ जो कि नहीं होगा? What will happen eventually, मेरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस डेवलप होंगी जो कि पूरी नहीं होंगी, और फिर इवेंचुअली मुझे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी। वो मेरे बाकी रिलेशनशिप्स को So what can be done in this? आप उसके लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाओ ना कि आपने उसको इतना अटेंड करना है जितना आप उस फेस वैल्यू पे हो। आप उसको जनरलाइज मत करो। ये नहीं, अब जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोग इस तरह करते हैं कि मैंने अब जाना ही नहीं नीचे, बात ही नहीं करनी, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उनके साथ इंटरैक्ट ही नहीं करना, तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगी बात। तो मतलब ये तो कोई इंटरैक्ट करो जितना आपका बनता है। हाँ, सलाम दुआ की काम की बात होगी, आप ज्यादा मत उस पे वो करो। एक बंदा अगर कांस्टेंट बहुत ज्यादा बिकरिंग कर भी रहा है ना, अगर एक उनको कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोग बच्चों पे भी बहुत करते हैं, जैसे कि हाँ यू राइट, बार बार बोलते जाना, बार बार कमेंट्स पास करना, आपको भी इन्वॉल्व करना। अब उसमें भी ये होता है कि देखो, आप उस घर शादी होके गए हो ना, उनको आपकी नेचर का नहीं पता। एक बंदे की आदत है कि वो आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है, ठीक? अगर आप एक दफा इग्नोर करते हो, दूसरी दफा इग्नोर करते हो, तीसरी दफा इग्नोर करते हो, चौथी दफा वो बंदा जरूर पिक करेगा कि यार मुझे रिएक्शन नहीं मिल रहा। उस बंदे को क्या चाहिए था? आपका रिएक्शन। चाहे वो आपका रिएक्शन मुंह सुजा के बैठ जाने पे था, चाहे वो आपका रिएक्शन अपने शौहर से लड़ाई करने में था, चाहे वो आपका रिएक्शन घर में बजने से था, उनको जवाब देने से था, जो भी था। लेकिन वो एक पैटर्न डेवलप कर जाएंगे कि अच्छा ये हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। वो आपके अगेंस्ट जाता है। यूजिंग योर पावर। जो लोग समझते हैं ना हम हेल्पलेस है और पावरलेस है इन तमाम सिचुएशंस में, तो ऐसा नहीं है। आपके पास पावर होती है, कुछ वहां पे आ जाती है ना, पावर को भी कहाँ पे यूज करना, आपका रिएक्शन इज योर पावर। एग्जैक्टली। दूसरा जो भी करता रहे, मैंने किस तरह रिएक्ट करना है। दूसरा अगेन जो मैंने प्रोजेक्शन की बात की, जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो आते हैं जी और शुरू हो जाते हैं, घर ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, उसका भी मानव ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बट अंडरस्टैंडिंग और अपने आप को डिटैच करना कि ये जो उनका एक्सपीरियंस है पूरे दिन का, उसके लिए इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर्सनल नहीं लेना ना। हाँ, वो मैं क्यों, और वो हर रिलेशनशिप के लिए पर्सनल अटैक, या वो अगर है भी तो आप क्या उसको चेंज कर सकते हैं उस टाइम पे? यू नो, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो हमने उस टाइम पे यू जस्ट शट योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे। जितनी आप अपने अगले को वो स्पेस दे रहे हो ना कि वो ऑक्यूपाई करे, तो वो डेफिनेटली करेगा। आप उस टाइम पे सिर्फ अपने आप को शट डाउन कर लो। हाँ, अगर आपको ये पता है कि दिस इज रिलेटेड टू मी, लाइक दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मी एंड आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वहां पे जस्ट होल्ड योर गार्ड्स डाउन। और फिर जिस तरीके से आपने कन्वे करना है, बात कन्वे करने का भी तरीका आपका इसलिए भी डिपेंड करता है क्योंकि वो आपका रिएक्शन काउंट होगा, और वो रिएक्शन आपका एक पैटर्न डेवलप कर सकता है। तो जो आपका तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगले बंदे आपके साथ एक पैटर्न रखना है ना कि मैं अपनी आवाज नहीं ऊंची कर सकती, मेरे से ये फजूल आर्ग्यूमेंट्स में या उनमें नहीं पड़ा जाता, आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दैट रिगार्ड। मुझे आपकी बात बुरी लगी है, मैं एक शुरू में ना, मेरी शादी के शुरू में मेरे साथ मुझे जो मेरी मदर इन लॉ की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, वो कहीं शुरू में हमारी कोई इस तरह कोई एक आर्ग्यूमेंट था कुछ, या मैंने कुछ बोल दिया था, कुछ हुआ था, मुझे सही याद नहीं है। बट जो मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने ना जब वो चीज़ हो गई, आई थिंक वो मेहमान आए हुए थे, वो चले गए, सब कुछ हो गया,
तो उन्होंने मुझे रात को कहा कि चाय बना लो ना, तो मैंने चाय बनाई एंड शी इज लाइक कमरे में आ जाना। तो मैं चाय लेके कमरे में चली गई, तो वो हम बैठे हुए तो बात करते करते तो उन्होंने वो बात की, कमरे में कोई नहीं था, इट वाज जस्ट मी एंड हर, एंड उन्होंने वो बात की कि इस तरह यू नो, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, तुमने यूं नहीं कहा, तुमने वो नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर हम इसको यूं करके करते तो डिफरेंट होता, तो अगर हम इसको ऐसे ही लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि तुम्हारी भी सुनी जाए, मेरी भी उसका हो, और हम दोनों इक्वली इसको लेकर चले। तो मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी, और आप यकीन करो उन्होंने मुझे तब कहा कि मेरे लिए मानो डायरेक्टली तुम्हारे साथ बात करना ज़्यादा अच्छा है। मैं कभी वो बात, हाँ मैं वो कभी, हाँ और वो पता है मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है, कॉमन पैटर्न है, और ये मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो ये करती भी नहीं है। बहुत अच्छी बात, वो ये करती भी नहीं है, वो उन्होंने मेरी, और अगर उनकी कोई बात होगी या कुछ होगा तो उन्होंने कभी अहमद को नहीं इन्वॉल्व किया होगा, उन्होंने कभी अपनी बेटियों को इन्वॉल्व नहीं किया होगा, तो वो डायरेक्ट हम तक ही रहती है वो चीज़। और ये चीज़ मुझे लगता है कि आप जितना भी ज़्यादा, और ये माओ को सोचने की भी ज़रूरत है, जब आप अपने बेटों की शादियां करते हैं ना, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचो कि यू आर भी चेंज, या यू नीड टू चेंज, और आपकी हर चीज बदल रही है। एक इंसान घर में आ रहा है, अपनी सोच, अपनी जिंदगी पूरी उठा के ला रहा है अपने साथ, तो कैसे हो सकता है कि घर का सिस्टम यूं से यूं भी ना हो, जैसा हमारा चलता था हम वैसे ही चलाएंगे। और अभी जो आपने बात की उससे मुझे ये चीज याद आई कि लीविंग थिंग्स अनरिजॉल्व्ड इज आल्सो समथिंग वेरी कॉमन इन ब्राउन, हाँ ब्राउन हाउसहोल्ड्स में, कि जैसे कोई आर्ग्यूमेंट हुई, कोई लड़ाई हुई, बहन भाई लड़े हैं, माँ बाप इन्वॉल्व है, उसके बाद कुछ देर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, बाहर आए, और उसके बाद सब ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, बात खत्म, देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट इट। तो उससे क्या होता है, एक तो सप्रेस्ड हो गए इमोशंस, अगेन लीविंग अनरिजॉल्व्ड, फिर वो बिल्डअप करता है ना उसी पे, अगेन अगली कोई बात उसी चीज पे होती है। तो ये जो उन्होंने किया, अगर अगली बात होती भी है कि उन्होंने बुला के उधर ही वो रिजॉल्व लोग, यू गाइस स्लेप्ट विद अ क्लीन हार्ट, क्लीन स्लेट, और वो आपको पता होता है ना कि अच्छा आई हैव दिस स्पेस दैट आई कैन टॉक टू। सो यू नो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना इरम, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड। अगर हम अभी हमारे अगर इस पॉडकास्ट से अगर लड़कियां सुन रही हैं, अगर हम उनको कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को रिएक्शन ना दो, आप इसको बर्दाश्त करो, आप ये करो, इट्स नॉट इजी। इक्वली वहाँ पे हस्बैंड्स के लिए भी है, वहाँ पे मदर इन लॉज के लिए भी है, वहाँ पे और जो भी आपके इन लॉज हैं, जो आपके घर वाले, उनके लिए भी है कि आप भी वो स्पेस देना सीखो अगले बंदे को, जो भी सुन रहा है, सास बहू बेटा कुछ भी भाई, वो स्पेस देना बहुत जरूरी है कि आप अगले बंदे को स्पेस दोगे तभी तो अगला आगे से अकोमोडेट करेगा। ये पॉसिबल सारे रिलेशनशिप दोनों तरफ से होते हैं और दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए होती है। ऐसा नहीं हो सकता बहू जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, अगर आपने टस से मस नहीं होना तो देयर इज नो पॉइंट, एंड वाइस वर्सा, कि ये जो घर का माहौल अच्छा रहे, मेंटेनिंग पीस में भी बहुत सी प्रेशर होती है कि अच्छा मैं बात करूंगी तो लड़ाई हो जाएगी, अच्छा मैं बात करूंगी तो ये हो जाएगा। नहीं, अगर आप तरीके से बात करेंगी, सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करें ना। लोग ये भी करते हैं बहुत कि जिस तरह मुझे इनिशियल डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव विद माय इन-लॉज, कोई बात बुरी लगी है, किसी बात ने ट्रिगर करा है, तो मेरा तो वो होता है ना कि लूजिंग माय काम, कि बस मैं अभी जाके बात कर लूं फौरन। तो वो मैंने सीखा विद माय एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ, सिट विद योर इमोशंस, सिट विद योर फीलिंग्स, अपने आप को रेगुलेट करें और फिर जाएं। अगले बंदे का काम नहीं आपको रेगुलेट कराना, वो क्योंकि हमें आता नहीं था ना रेगुलेट करना, तो बस अगले पे चढ़ दौड़े कि ये मुझे रेगुलेट करा। और फिर अच्छा पता है हमारा एक और वो वहीं से चलो एक और बात निकलती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने सिचुएशंस में रिएक्शन देना है या रिस्पॉन्स देना है। ये चीज भी बहुत डिफरेंट है। ये तो अभी यही तो सीख रही हूँ मैं एट द एज ऑफ 32 कि रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है कि सिचुएशन में मेरा रिएक्शन की जरूरत पड़ी थी या रिस्पांस की जरूरत पड़ी थी। हम रिएक्शन तो यूं लेके फिर रहे हैं ना, कोई आया और मारो। लेकिन ये चीज सोच रही आप सिर्फ अगर इस प्रैक्टिस के साथ चलो ना, जस्ट कंसीडर देयर इज दिस पॉज बटन इन योर लाइफ, देयर इज अ बिग पॉज बटन इन योर लाइफ। एनीथिंग हैपनिंग, कोई भी डिस्कम्फर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ ये सोचो कि यू डू, आपके ग्रिप में क्या है, वो पॉज बटन। दिस इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन, टेल योर ब्रेन ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, दुनिया खत्म नहीं हो रही इस प्रॉब्लम पे, राइट? यू डू हैव अ पॉज बटन, जस्ट पॉज इट। जबरदस्त एडवाइस। हाँ, उसको पॉज करो एंड देन सी इफ द रिएक्शन इज नीडेड और इफ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी अ रैशनलाइज्ड एंड अ प्रोसेस्ड रिएक्शन। रिएक्शन जो है ना आपका एक अनफिल्टर्ड और बस वो गुबार से भरा हुआ ओवरवेलमिंग सा, इन द मोमेंट भी नहीं होते हैं रिएक्शन होता है। एंड मेनी टाइम, और यही तो सारे हमारे रिलेशनशिप खराब करते हैं ना, कि हम रिएक्शन दे देते हैं और फिर 5 मिनट बाद हम रियलाइज करें यार ये जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत नहीं थी। आप कभी ऐसा होता है किसी छोटी सी बात पे बहुत ही लाउड रिएक्शन निकलता है, वो आपकी एक्सप्रेशन है। आप एक चीज को इतने टाइम तक चुप बैठे हो, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक
स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस भी ना आपका इतना एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाएगी कि वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए आपके इमोशंस को वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। जितना भी करो एक कंट्रोल्ड वे में करते जाओ ताकि वो अक्यूमुलेशन ना बने। वो जब अक्यूमुलेशन नहीं बनेगी तो आपके रिएक्शंस बहुत कंट्रोल्ड होंगे, आपके वो एंड पे वो गिल्ट्स नहीं आ रहे, रिलेशनशिप्स खराब नहीं हो रहे, इक्वल स्पेस दी जा रही है, दोनों मिलके बात कर सकते हैं उसके बारे में। So this I would like to end up at this as well, that a reaction and a response ये एनालाइज कर लेना गरीब बंदा कि आपके पास एक पॉज बटन है और वो आपके कंट्रोल में है, just utilize it at the right time. नहीं, I love this, ये जो आखिरी बात की मानो ना, understanding that you have a pause button in your life, और ये ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, अभी इसी वक्त हल होना ज़रूरी नहीं है। ये आई थिंक ये हमारी जिंदगियां संवार देगा, नॉट जस्ट आवर शादीज बट यू नो हर चीज, एवरी रिलेशनशिप, आपका वर्क रिलेशनशिप, आपके काम पे, आपके घर पे, आपकी हर जगह। और ये समझना कि मेरी पावर जो है वो मुझ तक है, वो मैंने दूसरे को, जैसे कहते हैं ना बाउंड्रीज का एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि मैंने तो इसको बोल दिया जाके कि खबरदार अब तुमने मेरे से ऐसे बात की तो, और ये फिर भी मुझसे ऐसे बात कर रहा है, तो ब्रो ये बाउंड्री नहीं होती कि मैंने उसको कह दी, तो ये बाउंड्री नहीं होती कि मैंने कह दी है तो अब मतलब मैंने तो अब बाउंड्री सेट कर दी है तो अब वो सेट हो गई है। नहीं, ये नहीं होती। अगला जो है वो जो कर रहा है वो वही करेगा जो वो करता है इतने सालों से या वो करती आई है। अपने आप को देखना कि मैंने कैसे रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है, पॉज बटन समझे अपना। थैंक यू सो मच महानूर फॉर योर टाइम, मुझे बहुत मजा आया आपसे बातें करने का। और हम जो, मैं जब रील्स लगाऊंगी इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर आपका प्रोफाइल टैग करूंगी, क्योंकि महानूर ने बहुत अच्छी विजडम से भरी हुई बातें की हैं जो ज़रूर उनकी ऑडियंस तक जानी चाहिए। और यूर अ नेचुरल स्पीकर बाय द वे, और बड़ा अच्छा बोला आपने, बड़े बोलने का भी मुझे लगता है, बातें तो सब कर लेते हैं बट बातों में विजडम हर किसी का नहीं होता, तो आपका कन्वे करने का तरीका बहुत अच्छा है। I equally loved conversating with you. वो हमेशा रेसिप्रोकेट करता है, जो बंदा अच्छा बोलता है तो फिर आपका जवाब देने का भी दिल अच्छा करता है। बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी रिगार्डिंग पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स पे हमने बात की, ओवरऑल हमने रिलीजियस गिल्ट पे बात की, मेंटल हेल्थ पे बात की। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा महानूर से। आज ऐसी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ तक चली गई है बिफोर अफ्तार। हम दोनों रोजे में बात कर रहे हैं, बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो बस अब बस करते हैं। कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। महानूर के सारे सोशल्स हम टैग कर देंगे। आप उनसे सेशन बुक कराना चाहें, हमारी प्यारी सी थेरेपिस्ट, और उनकी सारी बातें सुन के आई एम श्योर आप ज़रूर कराना चाहेंगे। स्लाइट डिस्कम्फर्ट इज़ ऑल्सो अ साइन, डू नॉट वेट कि आपका बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो जाए। तो थैंक यू सो मच once again, and thank you for listening। अगर अभी तक सुन रहे हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।